हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2019 का क्वेश्चन पेपर, उसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 18, 19, 20 मिनट हो गए थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया वीडियो। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स एंड इट्स फंक्शन। लिम्फ नोड और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है कि लिम्फ नोड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज़ अ थिन वाटरली क्लियर टिश्यू फ्लूइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द passage substance from the blood capillaries into tissue space by the process of diffusion। कह रहे कि लिम्फ क्या है? एक पतला सा, बहुत थिन यानी पतला, और वाटरली यानी पानी की तरह क्लियर एक टिश्यू फ्लूइड है। यानी टिश्यू के बीच में एक बहने वाला, रहने वाला एक फ्लूइड है जो कि बनता है। वो कैसे बनता है? बाय द पासेज सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू स्पेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। कह रहे कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस से बनता है। और कहाँ पे बनता है ये? हमारा जो टिश्यू है और ब्लड की कैपिलरीज़ है उसके बीच में ये रहता है। और ये कैसे बनता है कि जब ब्लड फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली सेल तक नहीं पहुंच पाता है। डायरेक्टली वो सेल तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वो कैपिलरीज़ में होता है। और कैपिलरीज से फिर वो रिस के उसमें से, यानी उसके जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें से निकल के कुछ पार्ट्स ब्लड के वो वहाँ पे चले जाते हैं। वही होता है लिम्फ। आपने देखा होगा कि चोट लगती है आपको, कभी हमारे हाथ में चोट लग गई तो एक तो ब्लड निकलता है, फिर कुछ पानी जैसा लिक्विड निकलता है, वो क्या होता है? लिम्फ होता है। तो होप कि ये लिम्फ समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना इसको याद रखिए कि लिम्फ क्या है? एक लिक्विड फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो टिश्यू के बीच में रहता है। ये कैपिलरीज और टिश्यू या सेल के आसपास में रहता है। अब देख लेते हैं कि लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड क्या होते हैं। तो दीज आर द स्मॉल ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। दे प्रेजेंट इन नेक, लेग्स एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये छोटे छोटे ओवल शेप के, ओवल जैसे ये मैंने बनाया है, ये ओवल शेप है। या बीन शेप के होते हैं। बीन यानी आपने एक सब्ज़ी होती है सेम, जिसको बोलते हैं। तो उसके दाने की तरह से भी उसका जो अंदर जो उसका दाना होता है, जो पी होता है, उसके शेप में भी होता है ये। और ये कहाँ पे होता है? तो ये कह रहे हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में होता है। मान लीजिए अब एक, जैसे एक वेसल्स होता है ब्लड का, ऐसे ही एक वेसल होता है, एक नस होती है लिम्फ की, उसको बोलते हैं पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसकी के बीच बीच में कहीं कहीं पे ये होता है। जैसे नेक हो गया, लेग्स हो गया। मान लीजिए ये पूरी नस ऐसे यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे हो गया। मान लीजिए ये ऐसे जा रही है हमारी वेसल्स, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे आ गया। तो उसी को बोलते हैं कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल। अब देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन ब्लड वेस्कुलर या ब्लड वेसल्स सिस्टम एंड सेल। ये कह रहे हैं कि सेल और ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, उसके बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है इंटरमीडिएट के तौर पे। यानी ब्लड जो हमारा वो डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंचता है। या अब ब्लड का काम क्या है? वो न्यूट्रिशन लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके ब्लड कैपिलरीज में, वहाँ पे ब्लड रुक जाता है। वो डायरेक्टली वहाँ हर सेल के पास नहीं जा पाता है। तो वहाँ से उस चीज़ को लेके, यानी न्यूट्रिशन को और जो भी ऑक्सीजन है और भी जो चीज़ें लेके जानी इस सेल तक, उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? ये मीडिएटर जो लिम्फ है ये करता है। इट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू। जैसा कि आ गया कि ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ ग्लैंड से प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। लिम्फ ग्लैंड क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइट बनाते हैं। ऐसे ही लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। और क्या करते हैं? इट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ देयर एक्सक्रेशन।
ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जहाँ पे बनता है वहाँ से हटाने का काम कौन करता है, ये हमारे जो लिम्फ सिस्टम है वो करते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है, उसने यूज़ किया ऑक्सीजन को, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, या वहाँ पे और मान लीजिए यूरिक एसिड बना, तो उसको वहाँ से हटाने का काम कौन करता है, ये लिम्फ लेके जाता है अपने साथ, उसको ला के ब्लड में पहुँचा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक बी है, हमने अभी ए सॉल्व किया, बी इसका क्वेश्चन है स्कोप ऑफ, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ 2018 के उसमें क्वेश्चन पेपर में, 2019 में, 2016 में, 2017 में, ये रिपीट हुआ है बार बार। इसलिए आप इसको देख लीजिए कि ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का प्रयोग क्या है, ये कहाँ पे काम आ सकता है, किस तरीके से लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो क्या करता है ये, इसका स्कोप क्या है कि इट हेल्प्स टू नो दी कॉम्प्लिसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो कॉम्प्लिसिटी है यानी जटिलता है, जो मतलब एकदम आम आदमी नहीं समझ सकता है जिसको, उसके फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर को, यानी इतना वो थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो उसको आसानी से समझने में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है ये, इट हेल्प्स इन मास थेरेपी एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। ये मास थेरेपी और हेल्थ से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ये हमारी मदद करता है। मास थेरेपी यानी जो मतलब एक्सरसाइज करा के इलाज किया जाता है। और तीसरा क्या है, इट हेल्प्स टू बी पैथोलॉजिस्ट। अगर कोई पैथोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो बीमारियों को डायग्नोस करता है, बीमारियों को चेक करता है। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं ब्लड अपना जांच कराते हैं, ब्लड चेक कराते हैं, तो जो ब्लड को चेक करने वाला आदमी, ये पर्सन है, वो क्या पैथोलॉजिस्ट है। और क्या करता है ये, इट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडी। अगर कोई आदमी मतलब इंसान के ऊपर, बॉडी के ऊपर एडवांस स्टडी करना चाहता है, साइंटिफिक स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है ये, यानी उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और क्या करता है ये, द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स अ केमिस्ट टू मेक मेडिसिन। ये कोई दवा बनाने वाला केमिस्ट है तो उसको दवा बनाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा कौन सा सेल कैसे काम करता है, क्या हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके बेस पे वो क्या करता है, फिर मेडिसिन बनाता है। और इसका फ़ायदा क्या, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन दी टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। ये कह रहे हैं कि सर्जरी के टेक्निक्स को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता है, यानी कैसे हम टेक्निक जो सर्जरी है उसको और अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें, उसको जान सकें, उसको ये क्या करता है, इसमें मदद करता है। और क्या करता है, इट हेल्प्स टू नो दी पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। ये कह रहा है नॉर्मल जो हमारी एक हेल्थ होती है उसको जानने में हमारी क्या करता है, ये मदद करता है कि एक आदमी की नॉर्मल हेल्थ कैसी होती है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस आता है, उसमें चेंजिंग आती है, तो हम जान जाएंगे कि इसको कुछ डिसीज़ है, कुछ बीमारी है। और क्या होता है कि ओवरऑल इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव इन मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये कह रहा है कि सारी बातें ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि एक कोई सिंगल आदमी है या पूरी कम्युनिटी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी है, फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी एक शॉर्ट नोट इस पर भी लिखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे एक मतलब जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ये खुद ब खुद काम करता है। मतलब हमको करने की ज़रूरत नहीं होती, ये काम खुद ब खुद होते हैं। हम जब चाहें चाहे ना चाहें ये, लेकिन होना है तो ये होगा, हम इसको रोक नहीं सकते या बढ़ा घटा नहीं सकते, ये होता है अपनी मर्ज़ी से, मतलब हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। तो अब एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन, ये दोनों एक कंडीशन एक तरीके की। पैरासिम्पैथेटिक वो कंडीशन होता है कि जिसमें हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, मतलब कोई एकदम कहते हैं रेस्ट वाली कंडीशन में होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, और उसको डाइजेस्ट वाली कंडीशन बोलते हैं कि उसमें खाना हजम हो रहा है, आदमी मज़े में है। और दूसरा एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक, तो
सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है कि जब कुछ जो ये नॉर्मल कंडीशन है उसमें चेंजिंग आ जाती है। और ये कब होता है, जब आपको कोई फ्राइट या फ्लाइट या फाइट होता है, यानी आपको डर लग रहा है कभी, या लड़ाई हो गई, या आप फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं या गिर रहे हैं कहीं से, तब ये कंडीशन होती है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक अगर हम समझ जाते हैं तो उसी का अपोजिट जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ प्यूपिल्स, जो हमारी आँख की पुपिल्स है, पुतली है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, सिकुड़ी हुई रहती है। इसमें दूसरा क्या होता है कि स्टिमुलेट सलाइवा, कि सलाइवा इसमें क्या होता है, निकलता रहता है, मुंह के अंदर हमारा सलाइवा होता है वो निकलता रहता है। तीसरा क्या होता है, स्लो हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट नॉर्मली काम करता है, स्लो रहता है, बहुत तेज़ नहीं धड़कता है। चौथा क्या होता है इसमें, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, हमारे जो लंग्स के अंदर जो जो डक्ट है, लंग्स के अंदर जो पाइप पहुंच रहा है, जो नली है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, नॉर्मल हालत में रहता है, मतलब एक बहुत ज़्यादा वो खुला हुआ नहीं रहता, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। पांचवा क्या है, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टोमक, कि हमारे जो स्टोमक की एक्टिविटी है, जो हमारे पेट का मतलब काम है, वो होता रहता है, मतलब उसमें HCl रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे, और क्या कहते हैं, बैक्टीरिया जो अंदर जा रहे हैं वो मर रहे हैं वहाँ से, कैसिन प्रोटीन क्या डाइजेस्ट हो रहा है, तो सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये होता है स्टिमुलेट। ऐसे ही क्या होता है इसमें, स्टिमुलेट गॉल ब्लेडर, जो गॉल ब्लेडर है जिसके अंदर बाइल डक्ट, बाइल जूस आके जमा रहता है, वहाँ से वो रिलीज़ होता रहता है, स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब वो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन भी अपना काम करता रहता है। और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्लेडर, ब्लेडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, ताकि वहाँ से अगर आदमी को पेशाब लगेगा, पता चलेगा कि हमको पेशाब लग गया है, हमको पेशाब करने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम होते हैं। अब इसको हम कैसे याद करें इतने सारे, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर से शुरू करिए, हमारी आँख, तो आँख का पिपिल जो है वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद हमारा मुंह आता है, तो दूसरे नंबर पे मुंह हमने लिख रखा है, तो सलाइवा वहाँ से निकलता है। तीसरे नंबर पे और नीचे आएंगे तो हमारा हार्ट हो गया, तो हार्ट बीट क्या होती है, स्लो होती है। और नीचे आएंगे तो वहाँ पे फेफड़ा, उसी के पास में हार्ट के ही जुड़ा हुआ हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और उससे नीचे आएंगे तो हमारा स्टोमक है, तो वो अपना काम करता रहता है, एक्टिविटी उसकी स्टिमुलेट रहती है। और नीचे आएंगे तो उसी के बीच में क्या है, हमारा जो स्टोमक, उसी के पास में क्या है, गॉल ब्लैडर है, तो वो भी अपना काम करता है। और नीचे आएंगे तो वहाँ पे क्या हमारा इंटेस्टाइन है, वो भी अपना काम कर रहा है। और नीचे आएंगे तो हमारा ब्लेडर है, यानी पेशाब की थैली है, वो भी अपना काम कर रहा है। इस तरीके से इसको याद करना, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, सारे पार्ट्स को देखते जाएंगे। अब इसका जो उल्टा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमारा पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट था तो इसमें डायलेट हो जाता है, सलाइवा उसमें निकल रहा था तो इसमें सलाइवा इनहिबिट हो जाएगा, उसमें हार्ट बीट लो हो रहा था, स्लो हो रहा था, इसमें हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसमें ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था तो इसमें ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाएगा, एकदम खुल जाएगा। उसमें क्या होता है, हमारा स्टोमक की जो एक्टिविटी थी वो स्टिमुलेट हो रही थी, यानी स्टोमक अपना काम कर रहा था पूरा, तो इसमें क्या होगा, स्टोमक की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। उसमें क्या होता है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो स्टिमुलेट हो रहा था, यानी अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी अपना काम बंद कर देगा, वहाँ से बाइल जूस नहीं निकलेगा। ऐसे ही स्टिमुलेट एक्टिविटी इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा था, यानी खाने को डाइजेस्ट कर रहा था, उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन अपना काम बंद कर देगा। और फिर क्या होगा, इस यहाँ पे ब्लेडर जो था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे ब्लेडर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है, सेक्रेट होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है उससे निकलते हैं ये। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो ये दोनों निकलते हैं, अपना काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन है कि डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए हैं इनमें से किसी दो को आपको वो करना है, डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, और दूसरा क्या है इसका, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट।
तो हम पहले समझ लीजिए कि रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम आपने सुना होगा कि हम लोग सांस लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो हम लोग मुंह से लेते हैं, नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से, नाक से ज़्यादा लिया जाता है, तो लेते हैं और वो हमारे लंग्स तक आता है, फिर वहाँ से वापस जो जाता है। ये इतना जो प्रोसेस है यहाँ से नाक से लेके और हमारे फेफड़े तक वहाँ से आना जाना, ये इतना होता है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन अब वहाँ से हमारे लंग्स में आके ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन फिर ब्लड हमारे सेल तक लेके जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है, वहाँ पे एनर्जी बनती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है रेस्पायरेशन। तो हमको इसने फिजियोलॉजी पूछा है कि कैसे होता है ये, तो हमको वही देखना है। तो ये जानना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है ये दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर होता है, उसको पल्मोनरी भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो होता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब वो कैसे होता है, अब क्या होता है यहाँ पे? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज अक्रॉस दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस का एक्सचेंजेज होता है। कौन से गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, इसका एक्सचेंजेज होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? ये कह रहे हैं कि एल्वोली, जो लंग्स की एल्वोली, एल्वोली क्या है? ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है लंग्स का, यानी इसका यूनिट है एल्वोली, सबसे यानी इसका जो सेल है सबसे छोटा, वो क्या है? एल्वोली। एल्वोली से बहुत सारे एल्वोली मिल के लंग्स बनाते हैं। तो एल्वोली और ब्लड जो हमारे लंग्स की जो कैपिलरीज है उसके बीच में क्या होता है? एक्सचेंजेज होता है गैसेस का। और वो कहाँ पे होता है? तो रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है, यानी मान लीजिए हमारा लंग्स है तो उसके किनारे किनारे जो मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे क्या होता है? ये चेंज होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस की वजह से होते हैं। अभी डिफ्यूज़न क्या बताता हूँ तो एक मिनट के बाद। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड गेन CO2 एंड लॉस गेन करता O2 एंड लॉस CO2। ये कह रहे हैं कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, इन दिस प्रोसेस पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड गेन O2, यानी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, वो ऑक्सीजन हासिल कर लेता है और लॉस करता है CO2, यानी CO2 वहाँ पर रिलीज़ कर देता है वो। अब वो किसको दे देता है? वो लंग्स के थ्रू हमारे मतलब बाहर निकल जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये डिफ्यूज़न के। डिफ्यूज़न क्या है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमारी जो कैपिलरीज होती हैं पल्मोनरी, उसके अंदर और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। और बाहर वाली जो हवा आई है हमारे अंदर, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और CO2 क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए CO2 बाहर की तरफ निकल जाता है और O2 अंदर की तरफ आ जाता है। इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब एक हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है इंटरनल। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे सेल या टिश्यूज़ के अंदर होता है। इन दिस इट इज़ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड इन सिस्टमेटिक कैपिलरी एंड टिश्यू सेल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंजेस होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है अदलना बदलना, यानी एक आया दूसरा गया, ये होता है एक्सचेंज। एक को ले लिया दूसरे को बाहर कर दिया, निकाल दिया, तो ये होता है एक्सचेंज, बदलना। यानी मैंने अपना मोबाइल आपको दे दिया, आपने अपना मोबाइल मुझे दे दिया, तो ये हो गया एक्सचेंज। जो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में? टिश्यू के जो सेल हैं, सेल के बीच में, सेल टिश्यू के बीच में, और जो कैपिलरीज हैं ब्लड की, उसके बीच में होता है। अब क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ब्लड लॉसेज O2 एंड गेन CO2। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लड के पास पहले ऑक्सीजन था, तो वो ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, वो दे देता है सेल को। और सेल के पास वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि उसने O2 को यूज़ किया था। तो अब वहाँ से जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है तो फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। क्यों होता है? कि इसलिए सेल के अंदर एक पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है। तो वहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है कि जो ग्लूकोज है उसको बर्न करना रहता है, उसको तोड़ना रहता है यूज़ करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो जब उसको तोड़ते हैं C6H12O6 को तोड़ते हैं तो वहाँ पे बनता है CO2 H2O and ATP। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है, और O2 क्या करता है? सेल को दे देता है। और ये भी जो होता है इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस की वजह से होता है। हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या है, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको हार्ट का एक फिगर बनाना है, तो आपने भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने तो बनाया है खुद से अपने हाथ से। अब देखिए इसको, सबसे पहले यहाँ से ऐसे बना दीजिए, इधर से ऐसे कर दीजिए। ये 4 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ये हो गया, एक हो गया, फिर ऊपर से ऐसे बना दीजिए, इधर से बना दीजिए, 4 चैम्बर हो गए। अब क्या करना, पूरा प्रोसेस समझिए कि हमारे ये ऊपर वाला जो चेम्बर होता है, एक नीचे वाला चेम्बर होता है, तो ऊपर वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाला जो चेम्बर है इसको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाला जो चेम्बर होता है ये, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कि ब्लड का जो पूरा फंक्शन है वो कैसे होता है, कैसे मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। तो सबसे पहले ब्लड आएगा मतलब हमारी बॉडी में ब्लड है, यूज़ हो गया, तो वो यूज़ होने के बाद आता है वेना कावा। वेना कावा के थ्रू हमारे इस वाले चैम्बर में, जो उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम है। तो हमारे ब्लड हमारी बॉडी में यूज़ हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो अब उसके अंदर ऑक्सीजन लेना है तो डायरेक्ट लंग्स में नहीं पहुंचता है, बल्कि वो आएगा इसके राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा, इन्फेरियर वेना कावा या सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर यानी ऊपर वाला जो दिमाग उमाग के पास में जो जाता है ऊपर की तरफ, तो वो सुपेरियर होता है। नीचे वाला जो होता है वो इन्फेरियर होता है। तो इसके थ्रू इसमें आ जाएगा, इसमें ब्लड भरेगा। इसमें भरेगा तो इसका एक प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक हम ये कह सकते हैं एक नोड होता है। नोड अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए, वो नोड होता है। वहाँ पे एक टिश्यू होता है, समझ लीजिए वो नोड होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है साइनो एट्रियल नोड, जिसको SA नोड भी बोलते हैं। तो जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है, इसमें वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड का, तो इसको एक मैसेज पहुँचता है कि हाँ इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ से ये इम्पल्सेस रिलीज़ करता है, कुछ इलेक्ट्रिक पावर से रिलीज़ करता है। तो फिर उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यानी ये सिकुड़ने लगता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वाला जो वॉल है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ये खुल जाता है और ब्लड इधर नीचे आ जाता है। इसी तरीके से इधर भी होता है कि हमारा जो, अब ये क्या करता है, यहाँ से ये पंप करता है, यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ से ये पंप करता है और ये पहुँचता है कहाँ, हमारे लंग्स के अंदर। यहाँ से एक लंग्स इधर पहुँच जाएगा और इधर भी पहुँच जाता है लंग्स के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपेरियर, इसको क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी लंग्स के अंदर जाता है, तो इसलिए इसको आर्टरीज बोलते हैं। इसमें जाएगा, फिर लंग्स के अंदर प्यूरिफाई होके तो वो कहाँ आता है, वो इसके अंदर आता है। तो फिर ये जब दोनों कॉन्ट्रैक्शन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये भी करता है, तो ब्लड नीचे आ जाता है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो फिर यहाँ पे एक नोड होता है, इसको मैसेज मिलता है कि हाँ इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसके अंदर दबाव ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से इसको बोलते हैं AV नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये फिर यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट रिलीज़ करता है, जिसको इम्पल्सेस करता है। फिर इसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड इसमें भरता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है। अब कैसे इसमें आता है वो बताते हैं। फिर यहाँ से ब्लड क्या होता है, जब ये पंप करता है तो ये जाता है हमारे लंग्स के अंदर, इसको पल्मोनरी भी बोलते हैं हम लोग, लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं। तो यहाँ जाएगा ये लंग्स के अंदर, वहाँ पे जाके वो रिफाइन होगा, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन मिलेगा। फिर क्या करेगा, वो लंग्स से वो इसके अंदर आएगा, लंग्स के थ्रू वो यहाँ पे आता है। जो ये दो आपको ये दिख रही हैं नसें, ये जो वेंस हैं, ये आ रही हैं पल्मोनरी से। पल्मोनरी यानी लंग्स से आ रही हैं हमारे, ये लंग्स, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। ये लंग्स से आती हैं और इसके अंदर ये यहाँ पे 2 नसें आती है, एक राइट साइड से, एक लेफ़्ट से, और दोनों आके इसके अंदर यहाँ पे ब्लड जमा होता है। जब ये भरने लगता है तो फिर यही वाला SA नोड इधर भी भरता है जब इसमें ब्लड और इसमें, तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये। उसके बाद यहाँ ब्लड नीचे आ जाता है इसमें। फिर इसके बाद ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जब सिकुड़ता है, जब पंप करता है, तो यहाँ से ब्लड जाता है हमारे लंग्स के अंदर। और ये वाला जब पंप करता है तो ये ब्लड जाता है, या जो रिफाइन वाला ब्लड आता है, ये प्यूरिफाइड है, ऑक्सीजनेटेड है। ये कहाँ जाता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। और इसको ले जाने वाला जो है उसको बोलते हैं एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा, या ओर्टा भी बोलते हैं इसको बोलते हैं ओर्टा या ओर्टा, एओर्टा। ज़्यादा इसको ओर्टा ही बोला जाता है। तो ये ओर्टा लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल। ये वाला जो होता है, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल, और ये होता है बाइकस्पिड वॉल। सॉरी,
इधर ये वाला जो होता है ये होता है ट्राइकस्पिड और ये होता है बाइकस्पिड। और ये चूँकि एओर्टा लेके जा रहा है तो इसको एओर्टिक वॉल बोलते हैं। और ये पल्मोनरी के पास जाता है यानी हमारे लंग्स के पास जाता है, इसको इसलिए पल्मोनरी वॉल्स बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल जैसे यहाँ पे लिखा भी है। और इसमें अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो इसमें जो नोड है ना, ये नोड, ये एक नोड है, इसको बोलते हैं एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ये जब इसके अंदर ब्लड भरता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है यानी ज़्यादा ब्लड इसके अंदर आ जाता है तो इस पर प्रेशर बनता है। फिर यहाँ से ये क्या करता है, इम्पल्सेस रिलीज़ करता है इसके अंदर, यानी एक तरीके का मैसेज भेजता है, वो एक इलेक्ट्रिक पावर भेजता है। फिर इसके बाद इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया कि सिकुड़ना, ऐसे सिकुड़ता है फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करता है, दबाता है ये, तो ब्लड क्या होगा, आपने भी देखा होगा कि जब इसको गुब्बारे में पानी है या बॉटल के अंदर पानी, उसको दबाएंगे तो ऊपर की तरफ वो निकलता है। ऐसे ही जब इसको ये दबाता है, पंप करता है, तो ये ब्लड निकल के जाता है। यहाँ से निकल के जाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं ओर्टा। और यहाँ से निकल के जाता है आपके पास कहाँ पे, लंग्स के अंदर। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। अभी आपकी पूरी बॉडी में गया यहाँ से, फिर उसके बाद जाके हर सेल के पास पहुँचता है, वहाँ पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर मतलब न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो सब यूज़ होने के बाद फिर वो कहाँ आएगा, घूमता हुआ जाता है आपके किडनी के पास। फिर किडनी में वहाँ से प्यूरीफाई होता है, यूरिन वहाँ से, यूरिन में से यूरिक एसिड और भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकाल लिया जाता है। फिर वो और होते हुए लीवर से होते हुए फिर आपके पास कहाँ आता है, ये हार्ट के अंदर इस वाले चेम्बर में। फिर यहाँ पे जो ये आपका राइट एट्रियम है यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पंप करता है। फिर तो ये जाता है आपके लंग्स के अंदर, वहाँ प्योरीफाई होता है। फिर लंग्स से आपके इस वाले में चेम्बर में आता है पल्मोनरी वेन्स के अंदर। यहाँ से फिर क्या होता है, नीचे आता है, यहाँ से ये पंप करता है, फिर पूरी बॉडी के अंदर जाता है। होप कि ये समझ में आया होगा। ये पूरा प्रोसेस है इसका। इसमें दोनों चीज़ें आ गई, एनाटोमी भी आ गई और फिजियोलॉजी भी आ गई। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट। इसका पार्ट अभी रह गया पूरा, अभी 10 क्वेश्चन हमारे नहीं हुए हैं अभी। ये मतलब जो पूरा क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम इसको पूरा अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो गाइज़ आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारा मतलब हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं।